जय हिंद सभी को। मैं विनायक चंदपाल स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस मैथ्स प्रैक्टिस सेट नंबर 17 में, जो कि हम सिपाही 2026 भर्ती के लिए चला रहे हैं। ठीक है, इसमें हम टोटल आज 20 क्वेश्चन जो करने वाले हैं वो 20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो 20 क्वेश्चन आए थे वही हम टोटल 20 क्वेश्चन कर रहे हैं। अब इनको हम लोग देखेंगे कि कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो सॉल्व तो हर कोई कर लेगा मैथ्स के क्वेश्चन। ठीक है, इतना सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन किस सोच और किस तरीके से करना है और थॉट प्रोसेस कैसे लाना है कि कोई क्वेश्चन को देखते ही फटाफट उसको कैसे करना है, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। ठीक है, मैथ्स में देखो क्वेश्चन तो नॉर्मल आते हैं और जिसको भी दे दो वो टाइम के साथ सॉल्व कर लेगा, लेकिन उसको फटाफट या बिना सॉल्व किए या ऐसा कौन सी अप्रोच लगा के उसको फटाफट करना, वो हम इस सेशन में सीखेंगे। तो आप लोग ध्यान से समझना और ये चीज़ सीखने की कोशिश करना कि हम अपने माइंड को किस तरह से एक्टिव रखेंगे एग्ज़ाम में, तब हम इतना अच्छा मैथ्स में कर पाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, एक अंतरिक्ष यान 2 घंटे 20 मिनट में 6,625 किलोमीटर की यात्रा करता है और उसके बाद वह 40 मिनट में 824 किलोमीटर आगे बढ़ता है। अंतरिक्ष यान की औसत गति क्या है? एवरेज चाल पूछिए, एवरेज गति। ठीक है, एवरेज स्पीड पूछा है। ठीक है, तो पहली चीज़ देखो, पहले स्टूडेंट सबसे पहले इसमें क्या करना चाहेगा कि इसकी एवरेज स्पीड निकाल लेगा, इसकी ये स्पीड निकाल लेगा, इस डिस्टेंस दूरी को टाइम से भाग देगा, इसकी निकाले, फिर दोनों को जोड़ देगा। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले दोनों की डिस्टेंस को जोड़ लो। दूरी क्या हो जाएगी, स्पीड चाल बराबर क्या होती है, दूरी बटे समय होता है। इसको एक लाइन में ही लिखना है। ठीक है, 6625 प्लस 824 बटे टाइम कितना है, 2 घंटे 20 मिनट। मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कैसे सोचना है। देखो 2 घंटे ये हो गया, प्लस 20 मिनट ये है और 40 मिनट ये है। एक घंटे में कितना मिनट होते हैं, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो ये 40 20 60, तो 2 घंटे ये 60 ये कितना हो गया, 1 घंटा बराबर कितना, 3 घंटे। तो यहाँ पे 3 घंटे नीचे टाइम आ जाएगा। तो 5 4 9, 4 14 7। ठीक है, बटे 3, 3 से इसको भाग दें, 3 दूनी 6, 3 चक्कू 12, 3 और 24, 3 3 24, 2,483 किलोमीटर प्रति आवर इसकी स्पीड आ जाएगी। ठीक है, अब आप इसको क्या करते हैं, एक बार इसको निकालते, फिर एक बार इसको निकालते, फिर इसको जोड़ते हैं, तो उसमें क्या ज़्यादा टाइम जाता है। हमें एग्ज़ाम में टाइम कैसे बचाना है, इस चीज़ पे बहुत फोकस रहना है। ठीक है, जब हम मैथ्स या किसी ऐसे सब्जेक्ट में टाइम बचा लेते हैं, और मैथ्स में क्या है, कोई क्वेश्चन आप कर लोगे तो 100% सही होने की गारंटी है। ठीक है, अगर सही सॉल्व करके आपने टिक किया है तो 100% सही रहने की गारंटी रहती है। ठीक है, तो इसलिए कैसे टाइम बचे, तो हमने क्या किया, दोनों को स्पीड, दोनों डिस्टेंस एक साथ जोड़ के और टाइम से भाग कर दिया, सीधा निकल के आ गया। अब ये सॉल्व करना आपको प्रैक्टिस पे डिपेंड है, कितना प्रैक्टिस करते हैं कैलकुलेशन की, उतना अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी स्पीड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लिफ्ट प्रत्येक 65 के किलोग्राम के औसत भार वाले केवल 6 लोगों को, औसत भार वाले केवल 6 लोगों को ले जा सकती है। यदि उस लिफ्ट में 5 लोगों का औसत भार 67.2 किलोग्राम है तो छठे व्यक्ति का अधिकतम भार कितना होगा। देखो इसका बेसिक तरीका क्या है, पहले तो मैं बेसिक बताऊंगा, फिर कैसे इसको सोचना है वो बताऊंगा। ठीक है, पहले तो 65 × 6, टोटल भार कितना हो गया, 30, 6 36 39, 390 हो गया, इतना वो ले जा सकती है। ठीक, इतना वेट ले जा रही है। ठीक, इसलिए बेटा 5 लोगों का औसत भार कितना है, 67.2 गुणे 5 बराबर 5 दूनी 10, 5 7 35, 36, 5 31 33, 336। तो छठे व्यक्ति का कितना, ये 6 का ये है, 5 का ये, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये कितना आ गया, 390 में से 336 जाएगा 4 और ये 5, 54 kg उसका वेट आ जाएगा। डी ऑप्शन है। अब देखो दूसरा तरीका जो एग्ज़ाम में कैसे इसको फास्ट फास्ट करना है, फटाफट करना है। 6 व्यक्ति थे, उनका कितना है, 65 kg है। ठीक, अब कह रहा है कि 5 का कितना है, 67.2,
तो 65 से कितना 67 पॉइंट ज़्यादा है, 67.2 कितना ज़्यादा है, 2.2 ज़्यादा है। ठीक है, तो एक्चुअल में 6 का औसत है 65, अब 5 का है इतना, कितना 2.2 ज़्यादा है। इन्होंने वेट ले ली, अगर सबका 65 था लेकिन 5 ने क्या कर लिया, 2.2 एक्स्ट्रा ले लिया। ठीक, तो 2.2 एक्स्ट्रा 5 ले लेंगे तो टोटल कितना वेट एक्स्ट्रा आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 11। ठीक है, अभी 11 वेट जो था, अब छः लोग थे, वो सारे 65 के थे, लेकिन उनमें से एक का इन 5 ने ले लिया। कितना ले लिया, पाँचों ने 2.2, 2.2, 2.2, पाँचों ने ले लिया, टोटल कितना 11 वेट ले लिया। अब वो 65 का था, अब वो कितने का रहेगा जिनमें उससे 11 ले लेंगे, तो कितना का, 54 का। 54 ही इस क्वेश्चन का आंसर है, 54 ही छठे व्यक्ति का वेट हो जाएगा। आई होप आप लोग ये समझे होंगे कि देखो 6 लोगों का औसत वेट कितना 65 है, 65 kg के 6 थे, लेकिन जब उन्होंने क्या किया, 5 लोगों को अलग कर लिया और छठे को अलग कर दिया, तो जो 5 लोग रह गए उनका औसत वेट कितना हो गया, 67.2, मतलब 2.2, 2.2 पाँचों का बढ़ गया। बढ़ क्यों गया, क्योंकि जो ये छठा व्यक्ति था उसका उतना कम होगा, मिलने इन सबसे मिलने के बाद उसका औसत आ जा रहा था, लेकिन जब उसको अलग कर दिया तो इतना उसके पास कम वेट था। और जब वो कम वेट वाला बाहर जाएगा तो उसका जो एक्स्ट्रा वेट जो 65 kg औसत के साथ आ रहा था, तो वो वाला इन पाँचों में बढ़ जाएगा। तो कितना 2.25 में बढ़ जाएगा, तो ये कितना हो गया, तो 11 हो गया। तो ये 65 में से 11 निकाल देंगे तो उसका एक्चुअल में वेट 54 kg ही था। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम वेतन के लिए किसी व्यक्ति को वेतन वृद्धि वाले विकल्प को चुनना है। अधिकतम वेतन के लिए किस व्यक्ति को, किसी ने किस व्यक्ति को, अधिकतम वेतन के लिए किसी व्यक्ति को वेतन वृद्धि वाले किस वेतन, ये की जगह है, किस वेतन वृद्धि वाले विकल्प को चुनना चाहिए। हर छमाही, हर तिमाही में, हर तीसरे महीने में वेतन 10% बढ़ जाता है। जैसे भाई 1 साल है, 1 साल में उसका वेतन, दूसरा ऑप्शन कह रहा है 40% बढ़ गया, 1 साल में 40% बढ़ गया। और हर तिमाही पे, 1 साल में कितनी तिमाही होती, 4 होती हैं, 3 3, 12 माह को आप तिमाही में बांटेंगे तो 12 माह बराबर 4 तिमाही हो गई। और 4 तिमाही पे हर बार वो 10% बढ़ जाता है। जैसे आप यहाँ से ले लो, मान लो उसका 100 था, पहली तिमाही में 10% बढ़ गया, 110 हो गया। फिर दूसरी में 10% बढ़ गया, कितना हो गया, यहाँ पे इसका 10% 11, 121 हो गया। फिर यहाँ से 10% बढ़ गया, इसका कितना 12.1, 133.1 हो गया। फिर इसका 10% बढ़ गया 13, तो 144, ऐसे क्या 44 पॉइंट समथिंग बढ़ जाएगा। और यहाँ पे 40 पॉइंट बढ़ रहा है, 40% बढ़ रहा है, तो ए ऑप्शन सही हो जाए। अब इसको करना कैसे, इस पर केवल आप थॉट प्रोसेस से इसको कर सकते हैं, केवल सोच के कि हर तिमाही में 10% बढ़ रहा है। ठीक है, 4 तिमाही हो गए, टोटल तो 40% ऐसे ही हो गया। ठीक है, और तिमाही में बढ़ रहा है, ये क्या चक्रवृद्धि ब्याज की तरह समझ सकते हैं उसको, कि 10% है उसका, उस पर 10% पे तो 10% मिल ही रहा है, मतलब 100% पे 10%, और फिर 10% पे भी 10% मिल रहा है। तो ये चार 4 साल तक या चार तिमाही में तो 10% पर इसमें क्या वो सक्सेसिव वाला वो प्रॉफिट लगेगा। ठीक है, जैसे कि 10 से 11 ये 4 बार होगा, तो ये हमेशा ज़्यादा रहेगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो जिसमें ये देख लेना कि एक साथ जो दिया है और जो सक्सेसिव बढ़ रहा है, तो वो वाला हमेशा ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कर्मचारी का वेतन पहले 50% बढ़ता है और उसके बाद 54% घट जाता है, इसके वेतन में परिवर्तन का कुल प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, इसमें क्या करना है, इसमें हमेशा जैसे ये 100 था उसका वेतन, 50% बढ़ा दिया, कितना हो गया 150। अब यहाँ से 54% घटा दिया, अब ये 54% घटा दिया तो इसका
54% कितना होगा, या तो आप सीधा निकाल लो, या इसका 50% कितना, 50% मतलब 1/2, इसका आधा हो जाएगा 75, और प्लस 4% कितना हो जाएगा 1.5 गुणे 4। 1% होता है 1.5 इसका होगा, 4% 15×4 = 6, तो 75 + 6 कितना हो गया 81। ठीक, तो 150 - 81 कितना आ गया 9 8 89, सॉरी ये कितना बचेगा यहाँ पे 4 14 6 69 बचा। अब कितना था एक्चुअल में 100, रह कितना गया 69, कितने का घटा हो गया 31% की, 31% की प्रतिशत की कमी हो जाएगी। यही है इसका ऑप्शन। दूसरा तरीका इसका इस तरह से कर सकते, 50% बढ़ गया, 50% का मतलब 1/2, 2 से 3 हो गया, 54% घट गया। 54% क्या होता है 2 27/50। ठीक है, तो क्या हो गया ये 50 से 27 घट गया, कितना 23 रह गया। ये कितना हो गया 100, और ये कितना 23 दिया 69, 100 से 69 रह गया, कितने का घट गया 31, कितने पे 100 पे, 100% पे ही होता, तो 100 का 31% निकाल सकते हैं, 31% की कमी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, P यूनिट त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। अब यहाँ पे क्या करा, r की वैल्यू कितनी है p, तो क्या हो जाएगा πp², सिंपल है, बी ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए के पास 63 ग्राम वजन वाले चांदी के सिक्के और बी के पास 77 ग्राम वाले वजन वाले चांदी के सिक्के हैं। यदि चांदी के सिक्कों का वजन पूर्णांक में है और सभी सिक्कों के लिए समान है, तो ए और बी के पास एक साथ कम से कम कितने सिक्के हैं। ये बड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन है, आपको इसमें समझना पड़ेगा। क्या कह रहा है, ए के पास 23 ग्राम वजन वाले चांदी के सिक्के हैं, ए के पास कितना 23 ग्राम वजन वाले चांदी के सिक्के हैं, और बी के पास कितने 77 ग्राम चांदी से। यदि चांदी के सिक्कों का वजन पूर्णांक है, मतलब कोई फ्रैक्शन में नहीं है, पॉइंट में नहीं है, पूर्णांक है, ठीक है, इन्हीं की वजह पूर्णांक और सभी सिक्कों के लिए समान है, इनका सबका वजन पूर्णांक और सभी सिक्कों के लिए वजन, सिक्के सेम वेट के हैं सभी, ये कहना चाह रहा है। तो ए और बी के पास एक साथ कम से कम कितने सिक्के होंगे। अब देखो इसमें समान वेट के सिक्के किसके होंगे, इनका क्या करेंगे एचसीएफ निकाल लेंगे, जो दोनों में भाग जाता है। 63 में कितने का जाता है, 63 बराबर हो गया 7 × 9, और 77 कितना हो गया 7 × 11, एचसीएफ क्या आ गया 7। तो 7-7 ग्राम के सिक्के समान वजन के होंगे। ठीक है, एचसीएफ 7 से ये भी डिविजन 7 ग्राम के कितने, ए के पास 9 सिक्के होंगे, 7 ग्राम के बी के पास 11 सिक्के होंगे, क्योंकि कह रहा है कि वजन ये चांदी और सभी सिक्कों के लिए समान है, सभी सिक्कों के लिए समान है। अब समान वजन होगा तो इनका कितने ग्राम का वजन, जो दोनों ग्राम मल्टीपल होगा इनका, इतने ग्राम का तो समान हो सकता है। तो 7-7 ग्राम के इनमें दोनों समान होगा, तो टोटल इसके 9 इसके 11, टोटल कितने 9 + 11, टोटल 20 सिक्के ऐसे हो जाएंगे, 20 सिक्के समान वेट के हो जाएंगे। सी ऑप्शन सही है। ये 63 है, देखो ए के पास कह रहा है 63 ग्राम वजन वाले चांदी के सिक्के, 63 ग्राम मतलब कि टोटल उसके पास जो सिक्के हैं उनका वजन कितना है 63 ग्राम। ठीक, अब बी के पास 77 ग्राम है, टोटल सिक्के हैं 77 ग्राम। टोटल सिक्के का मतलब कि जो जितने भी सिक्के हैं 10 5 4 उनका टोटल वेट कितना 77 ग्राम है। अब उसमें ये एक शर्त लगा दी कि चांदी का वजन पूरा और सभी सिक्कों का वजन भी समान है। जैसे मान लो कुछ 10 सिक्के हैं, 10 और 5-5 ग्राम के हैं, तो टोटल वेट कितना 50 ग्राम। तो ऐसे यहाँ पे सभी 9 सिक्के हैं, 9 का वेट कितना है 7-7 ग्राम, तो टोटल कितना 63 हो गए। तो यहाँ से वो सिक्के कैसे कितने ग्राम का है वो सिक्का, जो समान दोनों का है वेट, तो वो इसमें एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ का जो दोनों का फ्रैक्शन होगा, दोनों में कॉमन
दोनों को विभाजित करेगा, दोनों में कॉमन होगा, उतने ग्राम ग्राम के होंगे बराबर वेट के सिक्के। तो 7 से इसको करेंगे तो 9 आ जाएगा, इस पर 11, तो 11 9 20 टोटल सिक्के आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है के किस मान के लिए समीकरणों की प्रणाली 2x प्लस 3y बराबर 5 और 4x प्लस ky बराबर 10 में असीम रूप से कई समाधान होंगे। इनफाइनाइट सोल्यूशन मतलब अनंत हल होंगे इसके, ये कहने का मतलब। ये क्या लीनियर इक्वेशन होता है, ठीक है, रेखीय समीकरण। इसमें क्या होता है कि एक देखो, इसको सीख लो, ax प्लस by बराबर c, दो इक्वेशन होते हैं a1x b1x c1 और a2x प्लस b2x बराबर c2। इसमें शर्त 3 शर्तें होती। पहली है कि a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2। अगर ये तीनों बराबर हैं तो इसके अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। दूसरी कंडीशन क्या है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो इसका कोई हल नहीं होगा। इसको समीकरण को सॉल्व करेगा, इसका कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू या हल नहीं निकलेगा। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या होती, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, इसमें क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन। यूनिक मतलब कि केवल एक हल होगा इसका, एक हल होगा या यूनिक होगा एक ही। ठीक, तो इसमें क्या कह रहा है, अब हम इस पर चेक कर लेते हैं। कह रहा है कि असीम रूप से मतलब अनंत कई समाधान है, अनंत रूप से कई समाधान मतलब कि इसमें पहले इसके अनंत हल वाला ये वाला कंडीशन लग जाएगा। तो इसके करने के लिए क्या करेंगे, a1/a2 बराबर b1/b2। अब यहाँ से क्या पूछा, समाधान है, के किस मान है, के की वैल्यू पूछी। तो a1 यहाँ पे क्या आ जाएगा, a1 यहाँ पे क्या है 2, a2 यहाँ पे क्या है 4 बराबर b1 यहाँ पे क्या है 3, b2 यहाँ पे क्या है के। तो यहाँ से 2 से ये कट गया 2, ये इधर चला जाएगा, के बराबर 6 आ जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये 3 देखो, लीनियर इक्वेशन के बारे में 3 ही कंडीशन पूछेगा। पहली, अगर वो तीनों a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 अगर तीनों इक्वल है तो उनके कितने अनंत हल होंगे। दूसरे में क्या है, a1/a2 बराबर b1/b2 अगर इक्वल नहीं है तो इसका कोई हल नहीं होगा। और अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर नहीं है c1/c2 के, तो क्या है, उसके यूनिक हल होगा, एक ही हल होगा उसका। इसमें तो जितनी वैल्यू रखते जाओगे उतने हल निकलते जाएंगे, और इसमें क्या है, एक ही हल होगा अगर c1/c2 बराबर नहीं है उसके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या असीम का पूछा था तो तीनों बराबर थे, तो यहाँ पे 2 को बराबर करके हमने के की वैल्यू निकाली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 × 12 + 3 - 6 भाग 60 में यदि भाग का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ योग है, और प्लस का अर्थ विभाजन है, और भाग का अर्थ घटाव है। तो ठीक है, सिंपल है। गुणा का अर्थ क्या दिया है, योग है 40 + 12, प्लस का अर्थ विभाजन है 3, माइनस का अर्थ गुणा है 6, भाग का अर्थ घटाव है 60। बस इसको इतना लिख लेना। अब इसको बोर्ड मास लगा के वो कर देना है, बोर्ड मास। पहले ब्रैकेट ब्रैकेट है ना, फिर डिवीजन, फिर इसको क्या कर लेना है 40 + 3 से इसको भाग दो कि 4 और गुणे 6 60, 6 चौक 24, 40 + 24 - 60 कितना हो गया 64 - 60 बराबर 4। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इस पर कुछ नहीं था, बस साइन चेंज कर लेना था, उसको सॉल्व कर लेना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समान आयतन के 2 लंब वृत्तीय सिलेंडरों की त्रिज्या का अनुपात 3:1 है तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। देखो,
ये क्या सिलेंडर मतलब कि क्या बेलन कह सकते हैं। ये बेलन की बात कर रहा है। सिलेंडर या बेलन की ताकत क्या होता है और बेलन का क्या होता है, आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे दो की बात हो रही है, ठीक। तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात मान लिया H1 और उनकी ऊंचाई H1 और H2 है। तो पहले सिलेंडर के लिए पाई R1 स्क्वायर H1 बराबर रेशियो, उनका अनुपात पूछा ना, पाई R2 स्क्वायर H2, ठीक है। या पाई से पाई कट गया, R1 कितना है 3, 3 × 9 गुणे H1 रेशियो, R2 कितना 1, 1 H2। तो H1/H2 कितना आ गया 1/2, 1/9 या 1:9। सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखो ये मेंसुरेशन के क्वेश्चन है, इनको आप सॉल्व करके ही कर सकते हैं, ठीक है। इनमें कोई ट्रिक या थॉट प्रोसेस या ऐसा कुछ डिजिट ये सब नहीं लगता है। इनमें केवल सिंपली आपको एक ही इसमें तरीका होता है, डिविजिबिलिटी वाला रूल। जब भी कोई ऐसा बड़ा क्वेश्चन आ जाता है उसमें 11 या 7 का मल्टीपल देख लेते हैं तो उससे निकाल लेते हैं, या लास्ट डिजिट देख लेते हैं वो यहाँ तो देखो सिंपली पूछा था कि अब यहाँ पे आपको ये कर सकते हैं कि त्रिज्या का अनुपात ये है तो 9:1 था, ठीक है। अब ये पहला सिलेंडर तो ये क्या है रेशियो इसका, तो सिंपली उसका H1H2 का रेशियो 9, 1:9 आ जाता है। यहाँ पे रेशियो 1 ही दिया था, 9:1 की त्रिज्याओं का अनुपात है। तो इसका सिंपल ये रहता है R1/R2 बराबर H2/H1, ठीक। जब भी ये जो त्रिज्याओं का रेशियो होगा उसके उल्टा रेशियो कर दोगे तो हाइट का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक संख्या के 6/7 की 1/3 28 के बराबर है, यदि एक संख्या के 6/7 का 1/3 28 के बराबर है तो वह संख्या क्या है। पहला तरीके माना कि वो एक संख्या है, उसका 6/7 निकालने, फिर उसकी 1/3 1/3 बराबर 28 है। तो x बराबर क्या आ जाएगा 28 × 21/6। 6 से इसको 2 से काट दो 14, 3 आ जाएगा, 3 से इसको 7, 4 98 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब इसमें क्या करना था, फटाफट जैसे करना था तो x नहीं लिखना है। 6/7, अब 6 की वैल्यू 28 है तो 7×3 = 21 की वैल्यू निकालनी है। तो 28/6 × 21 कर देना था, 14, 7, 458, ठीक है। 6 की वैल्यू 28 थी, 21 की वैल्यू निकालनी थी। बस सिंपल इसको ऐसे करके सॉल्व कर देना। ये दो परिमेय संख्याओं का HCF और LCM लघुत्तम समान है, क्या कह रहा है समान है, तो वह निश्चित रूप से है अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या जैसे 2, 3, 5, 7, 11। क्या इनमें क्या कह रहा है, दो किन्हीं भी दो संख्याओं को ले लो तो क्या उनका एलसीएम एचसीएफ सेम होगा। इसका एचसीएफ तो 1 हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा 15। तो ये तो नहीं, सहअभाज्य होती हैं मतलब जो ऐसे ग्रुप कुछ होते हैं जो आपस में कुछ भी कॉमन उनमें नहीं, जैसे 1, 5, ये इनमें कुछ कॉमन है, कोई कॉमन नहीं, तो सहअभाज्य भी नहीं होगी क्योंकि इनका एलसीएम में अलग आएगा। ऐसे संयुक्त संख्या में समिश्र संख्या ये भी नहीं होगी। सम संख्याएं नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए तो समान संख्या है या सम संख्याएं तो जब इनका भी नहीं, या ये ऑप्शन यहाँ पे लिख सकते हैं समान संख्याएं। समान संख्या है जैसे 2 है, 5, 5, इनका इसका अगर एचसीएफ पूछा जाए तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 2, और इसका एलसीएम भी क्या आ जाएगा 2। ये 5 है, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 5, और इसका एलसीएम भी क्या हो जाएगा 5। भाई 5 और 5 का एलसीएम कितना होगा 5 ही होगा। 5 से इसको भाग दो ये भी, और इनका एचसीएफ पूछा जाए वो भी 5 ही होगा, ठीक है। तो जो समान संख्याएं होंगी उनका ही एलसीएम एचसीएफ सेम होगा। ये बड़ा, अगर आप फंस गए इसमें तो फंस जाओगे, बाकी का समझ गए तुरंत तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है।
5 संख्याओं 12, 24, 35, 27, 17 एक सेट के रूप में दी गई हैं। यदि सेट की प्रत्येक संख्या को 3 के साथ जोड़कर 4 से गुणा किया जाता है तो सेट की नई संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो ये सेट में दी गई हैं, ठीक है। प्रत्येक संख्या में 30, जैसे आपके सामने आता तो आप क्या करते हैं, 12 में 3 जोड़ते 15, 24 में 3 27 और फिर 4 से गुणा करते, 15 गुणे 4 प्लस फिर 27 गुणे 4 प्लस 35 38 गुणे 4 प्लस 30 गुणे 4 प्लस 17 गुणे नहीं 20 गुणे 4 बटे इनका औसत। ऐसे करके इसको सॉल्व करते, इतने लंबे प्रोसेस को सॉल्व करने में बहुत सारा टाइम जाता है, ठीक है। हम इसको ऐसे तो कर ही सकते हैं, ये तो तरीका है ही बेसिक। दूसरा तरीका क्या करेंगे कि इन संख्याओं को जोड़ लो। इनको जोड़ना ईजी है कि इनको जोड़ना ईजी है, इनको जोड़ना ईजी है, ठीक है। 12, 24, 36, 41, 71, 78, 88, 98 और ये 5, 115, इनका सब कितना 115 आ गया। अब प्रत्येक संख्या में तीन तीन के साथ जोड़कर, अब इनमें तीन तीन प्रत्येक में जोड़ोगे कितना होगा, इसमें 3, 6, 3 इसमें 12, 9, 12, 15, टोटल कितना जुड़ जाएगा, 15 जुड़ जाएगा। टोटल कितना, 15 भाई, 3, 3, 5 संख्या में 3, 3, 3 जोड़ोगे टोटल कितना जोड़ोगे, 15 जोड़ोगे। 15 इसमें जोड़ दिया, कितना हो गया 130। अब एक चीज़ है कि चाहे इनको अलग अलग 4 से गुणा करो या सबको जोड़ लो 4 से गुणा करो, बात एक ही रहेगी। तो गुणे 4, ठीक, गुणे 4, ये संख्याएं जोड़ ली पहले, उसमें 15, 130 गुणे 4, अब बटे 5। अब ये क्या, इसका औसत निकल गया। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 से इसको क्या करते हैं, 5 दूनी 5 छक्का, 4 छंग 24, 4 दूनी 8 और 2 10, 104 इसका औसत निकल आएगा। ये आसान रहेगा या ये आसान रहेगा, आप खुद ही जज करके बताना। यहाँ पे हमने क्या किया कि इनमें पांचों संख्या थी, इनको पांचों को जोड़ लिया, इसलिए जुड़ गई। अब कह रहा कि 3, 3 पाँचों में और जोड़ दिया जाए, ठीक है। तो 3, 3 जोड़े, टोटल कितना 15 जोड़ देंगे, टोटल कितना हो गया 130। अब 130 को कह रहा है कि इनको फिर उनमें 4 से गुणा की जाए। जैसे मान लो कि 1, 2, 3 है, कह रहा है इनमें 3, 3, 4, 2, 2 का गुणा करके जोड़ना है इनको। इनमें इनको 2, 2 गुणा करके, इसको 2 से गुणा करोगे 2 आ जाएगा, इसको करोगे 4, इसको आ जाएगा 6, टोटल कितना होगा, इनको जोड़ दो, 6, 4, 10, 12 हो गया। अब या इनको एक पहले जोड़ लो, इनको गुणा करके जोड़ना बड़ी हो जाएंगी, फिर जोड़ना टफ पड़ेगा, या इनको पहले जोड़ो, 3, 3, 6, फिर इसको लास्ट में 2 से गुणा कर दो 12, तो ये इजी पड़ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में ये वाला मैथ, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन ऐसे आए कि इसमें सब में इतना जोड़ किया, इतना घटा किया, इतना भाग दे के, पर उसमें क्या सेम होना चाहिए। जैसे अलग अलग संख्या देता है तब तो हमको मजबूरी में करना पड़ता है। जब प्रत्येक में एक ही संख्या को जोड़ना है, एक ही संख्या से गुणा करना है, तो उसको एक साथ ही जोड़ के लास्ट में वो एक जो प्रोसेस बता रहा करने, वो करके उसका आंसर निकालेंगे, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। 104 इसका आंसर आ जाएगा। यदि कोई व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो वह 54 किलोमीटर अधिक चल सकेगा। उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी कितनी है। मान लो कोई आदमी है 8 किलोमीटर, कोई गाड़ी लेके जा रहा है या दौड़ रहा है, और कोई 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ रहा है। जो ये 8 किलोमीटर वाला 12 किलोमीटर प्रति घंटे वाला से कितनी 54 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय कर लेगा। 54 किलोमीटर दूरी तय क्यों कर ली, क्योंकि ये 12, क्योंकि इसकी कितनी 4 किलोमीटर प्रति आवर स्पीड थी। 4 किलोमीटर प्रति आवर स्पीड ज़्यादा होने के कारण ही 54 किलोमीटर डिस्टेंस उसने ज़्यादा तय कर ली। तो ये डिस्टेंस दूरी बटे 4 बराबर, ये समय कितना आ जाएगा इसका, 4 एकन 4 13.5 घंटे। उसको 54 किलोमीटर तो हाँ सॉरी, तो इसने कितना 54 किलो, तो टोटल दोनों को कितने घंटे लगे हैं,
13.5 घंटे दोनों ने रनिंग की या साइकिलिंग के लिए जो भी करी 13.5 घंटे, क्योंकि भाई वो 54 किलोमीटर 4 उसकी एक्स्ट्रा स्पीड होने से उसने 54 किलोमीटर 13.5 घंटे में तय की, तो मतलब कि उसने 13.5 घंटे दोनों रनिंग की होगी, उसी में उसने 4 स्पीड बढ़ा के इतनी एक्स्ट्रा डिस्टेंस तय कर ली। तो कह रहा है उसकी वास्तविक दूरी कितनी होगी। अब वास्तविक दूरी वो कितने 8 किलोमीटर से चलता था, लेकिन उसने 12 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी, तो वास्तविक दूरी मतलब कि जो 8 किलोमीटर से ही चलता तो कितनी दूरी करते हैं, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। अब चाल कितनी है 8 किलोमीटर पर, समय कितना है 13.5, 1/8 40, 13 104 108 किलोमीटर डिस्टेंस तय करता अगर वो अपने नॉर्मल पेस जो 8 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कर्मचारी का वेतन 50% बढ़ जाता है और उसके बाद 44% घट जाता है, उसके वेतन में परिवर्तन का कुल प्रतिशत कितना होगा। अब इस टाइप का क्वेश्चन पीछे पहले आया था, तो होता उसमें 150% बढ़ गया, 150 हो गया, अब 44% इससे कम होगा, 44% या 1.5 1% हो गया, तो 44 ऐसे निकाला, 15 चक्कू 60, 15 चक्कू 60 और 66 66, तो -66 हो जाएगा, 50 हो गया 54 84, ये कितना बचा 84 बचा, 100 से कितना कम हो गया 16, तो 16% की कमी आ जाएगी। भाई 100 था 84 रह गया, तो कितना कम हो गया 16 कम हो, कितने पे 100 पे परसेंट निकाल लेंगे, 100 से गुणा करें, 100 से 100 कट जाएगा, 16% की कमी आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्ना ने किसी बैंक में एक, देखो एक चीज़ ध्यान रखना कि जैसे इसमें क्या है, चलो पहले क्वेश्चन पढ़े, एक निश्चित राशि का निवेश किया जो साधारण ब्याज देता है, 2 साल के अंत में निवेश का मूल्य 240 था, 3 साल तक उसने और इंतजार किया और अंत में 420 रुपये प्राप्त हुए, उसके द्वारा फर्म में निवेश की गई मूल राशि कितनी थी। क्या होता है ना, हम एग्ज़ाम में जब भी बैठते हैं तो हम जैसे किसी क्वेश्चन को देखते हैं और इतना लंबा चौड़ा लिखा हुआ आता है, तो हम पहले उसको देख के डर जाते हैं, कहते हैं यार क्या पूछ दिया इसमें, सारा दुनिया भर का ताम झाम लिखा है, इसको कैसे सॉल्व करके, मेंटली क्या हो जाता है हम वहीं पे हार जाते हैं, या मेंटली हम लोग थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे दिमाग प्रेशर में भी होता है, तो लगता है यार पता नहीं कैसे होगा, जबकि इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। कह रहा है 2 साल के अंत में उसको 240 मिला, 2 साल के अंत में उसको 240 रुपये मिले, और कह रहा 3 साल तक उसने और इंतज़ार किया, तो 2 साल यहाँ 3 साल तक और इंतज़ार किया, तो यहाँ पे कितना 5 साल हो गया, 2 से ये 3 साल का गैप, 3 साल और इंतज़ार किया, तो 5 साल में उसको कितना 420 मिला, तो 3 साल में इसको कितना एक्स्ट्रा मिल गया, 420 240 60, ये 60 हो गया, 120 180 रुपये 3 साल में मिल गए, तो 1 साल में कितना मिल गया 60 रुपये। ठीक, तो कह रहा प्रारंभ में निवेश की गई मूल राशि कितनी थी। अब 2 साल के बाद उसको 240 मिल रहा है, तो 2 साल में अगर 2 साल तक 1 साल के 60 रुपये हैं, तो 2 साल के कितने हो गए 120 रुपये। अब वो 2 साल बाद दो टोटल अमाउंट कितना है 240, 240 से अगर हम 120 निकाल दें, 120 रुपये हैं, ये क्या आ जाएंगे प्रारंभ में, 120 रुपये उसके पास प्रारंभ में थे। अब वो 2 साल बाद कितना, 1 साल में कितना मिल रहा है 60 रुपये, तो 2 साल में कितना 120 मिलेगा, तो 2 साल बाद कितना 240 हो गया। ठीक, अब वो 5 साल बाद कितना 420 होगा कि नहीं ये देख लो, 120 ये है, 1 साल में मिल रहा है 60, तो 5 साल में कितना 5 × 31, 300 ये और 120 ये कितना 420 हो गया। ठीक है, समझ गए होंगे आई होप ये क्वेश्चन। भाई उसने कह रहा है कि 2 साल के अंत में उसको 240 मिला, 5 साल के अंत में उसको कितना 420, उसने कितना 3 साल तक वेट किया, और 3 साल तक वेट करने में उसका रुपये कितना बढ़ गया 180, तो 1 साल में कितना बढ़ रहा है 60 रुपये। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 2 साल के अंत में उसको 240 मिला, तो 2 साल में कितना पैसा बढ़ गया 100, जितना भी था उसमें 1 साल में अगर 60 रुपये मिला, तो 2 साल में 120 मिलेगा। अब वो 2 साल के बाद जितना पैसा है और 2 साल में कितना बढ़ा 120 बढ़ा, उसमें से घटा देंगे, तो स्टार्टिंग में उसके पास जो पैसा होगा वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 35 मिनट में 455 मीटर लंबी सड़क तय करता है तो किलोमीटर प्रति घंटे में इसकी गति क्या है। ये आपको बताया था। देखो 455/35। अब ये मिनट होता है, या तो देखो एक होता है किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड। अब ये मिनट है, ये मीटर है, तो इसको सेकंड में तय करने के 60 से इसको गुणा कर देंगे। अब ये मीटर प्रति सेकंड है, मीटर पर सेकंड हो गया। अब इसको किलोमीटर प्रति घंटा में करना है तो 5/18 से गुणा करते हैं। जब किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं, 18/5 से इसको भाग दे देंगे तो ये किलोमीटर प्रति घंटे में इसकी स्पीड आ जाएगी। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। पहले इसको 5 से कर लो, 5 निमा 5 एकन, फिर इसको 7 से कर लो, 7 बना 7 एकन 7 तियाँ 13। ठीक है, अब इसको 6 से कर लोगे, 6 तियाँ 13 तियाँ 39/5 गुणे 10। इसको 5 से इसको भाग दे दो, 5 सत्ते और 5 28, 7.8 और ये 10 और है तो पॉइंट इधर आ जाएगा, तो 0.78 किलोमीटर प्रति आवर। जब भी एक चीज़ याद रखना, जब भी नीचे 10 है तो उसको 10 से डिवाइड नहीं करना, 10 को ऐसे छोड़ देना। जो संख्या है उसको पहले भाग कर लेना, उसके जो आए उसके एक पॉइंट पहले दशमलव लगाना। जैसे यहाँ पे 7.8 आया, 10 से फिर भाग दें, एक पॉइंट इधर और बढ़ा देंगे बाएँ, तो 7.78 किलोमीटर प्रति आवर इसकी स्पीड आ जाएगी। ठीक है, इसमें कैलकुलेशन था जो कि आपको प्रैक्टिस के साथ आता है, आ जाएगा, करते रहेंगे। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 252 और 18 है। यदि संख्याओं के बीच का अंतर 90 है तो संख्याओं का योग क्या होगा। देखो, कोई भी संख्या हो, यदि कोई दो संख्याएं हैं, मान लिया 3 और 12 है, तो ये दोनों 3 से डिविजिबल हैं। ठीक, तो इनका अगर आप सम करोगे, इनको आप जोड़ोगे तो 12 3 15, तो ये भी 3 से, अंतर करोगे वो भी 3 से, मल्टीप्लाई करोगे वो भी 3 से, और चाहे इनको माइनस करोगे तब भी 3 से। देखो, कोई दो संख्या अगर किसी एक संख्या से डिविजिबल हैं, उनके साथ कोई भी संक्रिया करो, चाहे जोड़ो घटाओ उनको आपस में, चाहे गुणा करो, बोले वो जो भी प्राप्त होगा वो भी उस संख्या से डिविजिबल होगा हमेशा। ये चीज़ याद रखना। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे कह रहा है कि एचसीएफ एलसीएम इतना इतना है, इनके बीच अंतर 90 है, तो 18 एचसीएफ है, मतलब कि उनको, उनमें दोनों में कॉमन क्या है, 18 है, तो उनको अगर जोड़ोगे तो 18 से भी डिविजिबल दोनों होंगे। ठीक है, तो 180 18 से है, ठीक, 162 है, 126 भी है, ये नहीं है, 3 ऑप्शन है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन पैदा हो गया। अब इससे निकाला, कभी कभी क्या होता है एक ही ऑप्शन होता है तो हम टिक कर देंगे, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अपने दूसरे तरीके पे आएंगे। तो पहला तो ए और बी दो संख्या मान लो है, ए माइनस बी कितना 90 दिया है पहला इक्वेशन है। अब एक फार्मूला होता है एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल होता है बराबर A1 ए गुणे बी। ए बी क्या है, पहली संख्या, और बी क्या है, दूसरी संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ए बी का मान मिल जाएगा। ए बी बराबर क्या आ जाएगा, 18 गुणे 252। ठीक, अब ए माइनस बी हमारे पास, ए बी हमारे पास है, तो एक फॉर्मूला होता है बीजगणित में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस 4ab। अब जब हम इसको खोल देंगे, देखो इसके बारे में आपको बता दें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, अब हमने इसको इस फॉर्म में क्यों लिख लिया, क्योंकि हमारे पास ये ए बी की वैल्यू है और ये माइनस बी की वैल्यू है, और ना कि ए स्क्वायर की ना बी स्क्वायर की, अलग अलग किसी की वैल्यू नहीं है ना, जो एक साथ में है, ये माइनस बी में है, ए बी में है। ठीक है, और अगर एक अलग अलग इसका निकालने जाएंगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू है, अलग अलग क्या है वो नहीं हमको पता है। ठीक है, तो अब जब इसका क्या फार्मूला था, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab।
तो हमने ये 4ab इसलिए कर लिया, जब ये माइनस का 2ab प्लस का 4ab से वो होगा तो प्लस का 2ab बच जाएगा, तो हमको ये फार्मूला निकल के मिल जाएगा। इसलिए ऐसा यहाँ पे हमने किया है। तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी, 90 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 18, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ए बी के 18 दूनी 36, 18 पच्चीस 90, 93, 18 दूनी 36 और 9 45, इतना निकल गया। 9 इसका कितना, 9 9 81 00 प्लस ये एक बार और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 छंग 24, 4 तियाँ 12 और 2 14, 4 पंचे 20 और 1 21, 4 चक्कू 16, 18, 18,144 प्लस 81,000, टोटल कितना आ गया, 4 4 9 8 8 16 2, 26,944 निकल के आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका हमको वर्गमूल लेना है, तो हमको a प्लस बी की वैल्यू निकल आएगी। तो a प्लस बी क्या हो जाएगा, बराबर √26944। अब इसका वर्गमूल लेते लेते ही आपका आधा एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, मैंने आपको पिछली एक क्लास में ये बताया था कि किसी भी संख्या का वर्गमूल या वर्ग करने पर कौन कौन से लास्ट डिजिट आ सकते हैं और कौन कौन लास्ट 2 डिजिट आ सकते हैं। तो अगर वर्ग में 4 है लास्ट डिजिट, तो उसके वर्गमूल लेने पे इसके 4 कब आएगा, जब किसी संख्या के आखिरी में 2 होगा या 8 होगा। ठीक, समझ गए। तो 6 वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन तो कट गया था 8 वाला पहले ही, तो 6 भी नहीं आएगा। अगर 6 है तो इसके लास्ट में 6 होना चाहिए, 0 भी नहीं आएगा, तो एक ही ऑप्शन बच गया 162। समझ गए। ये चीज़ आप देखो, यहाँ से अगर इसका वर्गमूल लेने आप चले गए एग्ज़ाम में, तो आप कितना टाइम कंज्यूम करोगे आप खुद नहीं जानते, और निकलेगा भी सही कि नहीं निकलेगा। लेकिन वो जो हमने आपको बताए थे तरीके कि किसी भी वर्ग या वर्गमूल का, जैसे का लास्ट डिजिट और लास्ट 2 डिजिट क्या होते हैं। लास्ट डिजिट तो आपको बताया था कि 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, यही 5 लास्ट डिजिट हो सकती हैं। अब लास्ट 2 डिजिट क्या होती है, 1 से 24 तक के स्क्वायर में जितनी लास्ट 2 डिजिट आती है, वही टोटल जितनी बार संख्याएँ हैं सब में वही लास्ट 2 डिजिट होंगी। तो यहाँ पे लास्ट डिजिट से हम क्या करें, 4 है तो 4 है, तो इस लास्ट डिजिट अगर 4 है तो किस किस में लास्ट डिजिट हो, एक तो 2 होगा लास्ट में, तो 2 दूना 4 होता है, या 8 होता है, 64 होता है। अब यहाँ पे 8 वाला ऑप्शन तो पहले ही कट हो चुका, क्योंकि ये 18 का मल्टीपल नहीं। अब 3 ऑप्शन बचे हैं, इनमें किसी में 8 या 2 आ रहा है लास्ट में, तो एक ही ऑप्शन था बी, इसमें लास्ट में 2 आ रहा था, तो 162 इसका आंसर आ जाएगा, और यही इसका आंसर सही है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें, इनको ध्यान में रखोगे, ये तभी कहते हैं कि कंपटीशन इतना बढ़ गया, और इतने लंबे लंबे मैथ्स के क्वेश्चन, कई लड़के ऐसे हैं कि जो 20 में 20 सही कर रहे हैं, 25 में 25 सही कर रहे हैं, और वो भी हमारे साथ तो एक ऐसे ऐसे लोग थे जो 25 क्वेश्चन सीरियल वगैरह के होते थे 10 मिनट में, 9 मिनट में, 15 मिनट में, ऐसे मतलब 9-10 मिनट में सॉल्व कर देते, क्योंकि उनको इतनी चीज़ें रटी होती थी अच्छे से कि वो देखते ही वो आधे क्वेश्चन तो ऑप्शन से ही मार देते थे कि इसका ये होगा, इसका ये, इसका नहीं हो सकता, नहीं हो सकता वाला काट के फट से टिक कर देते कि ये इसका यही होगा। तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए। देखो, सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, सॉल्व तो कोई भी कर लेगा, पर उसको फटाफट करके या नहीं करके, या कैसे उसको सोच के उसका आंसर कैसे टिक करना है, यही हर एग्ज़ाम चाहता है, ना कि वो तुमसे सॉल्व नहीं करा रहा है। आपके कितना कॉमन सेंस है, आप कितनी जल्दी किसी चीज़ को क्लिक करते हो, कितनी जल्दी आप किस तरीके से उसको सोच सकते हो, यही क्षमता वो देखना चाहता है आपकी। ठीक है, बाकी आगे गवर्नमेंट जॉब में कहाँ पे इसकी सॉल्व कराने का आता है, हर जगह यही आता है कि मेंटल प्रेशर आप कितनी झेल सकते हो, या कितना आप किसी चीज़ को देख के वो करके रिएक्शन कर सकते हो, कितना आप उसके बारे में सोच सकते हो, कितना जल्दी आपके दिमाग में वो चीज़ क्लिक करती है। इन्हीं सब की प्रैक्टिस की वजह से ये सब आता है, तो इन्हीं सब का ये सब यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरीश एक पूंजी निवेश में 16,000 का निवेश करता है, जो 10% वार्षिक ब्याज दर सालाना चक्रवृद्धि के रूप में देता है। 3 वर्ष के अंत में हरीश के द्वारा प्राप्त राशि कितनी होगी। इसका सिंपल सा तरीका आपको बताया, 10% है तो मतलब 1/10, 3 साल है, 10 से 11, 10 से 11,
10 से 11, 1000, ये कितना हो गया 1331। आपको 11 का क्यूब मैंने याद कराया था, कितना होता है 1331। तो कह रहा है चक्रवर्ती 3 वर्ष के लिए हरीश द्वारा प्राप्त राशि, राशि क्या, ये मिश्र धन, मिश्र धन की बात करें, ये मूलधन है। तो एक्चुअल में मूलधन कितना है 16,000 बटे 1000 गुणे 1331। तीनों जीरो कट गए, जब इसको इससे भाग गुणा कर दे 16 लास्ट में 6, ये दोनों ऑप्शन कट गए। इस तरह से आपको देखते रहना है। या एक और तरीका मैं आपको पहले मल्टीप्लाई कर लो, 16 16, 16×3 = 48 और 1 49, 16×3 = 48 और 4 52, 16×1 = 16 और 5 21, 21,296। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अभी आपके सामने जैसे ये 16 गुणे 1331 आ गया था। ठीक है, लास्ट डिजिट 6 आएगी, दो ऑप्शन कट गए। अब क्या हम इनका डिजिट सम कर लेंगे, ये 7 हो गया गुणा 3 3 6 2 8, 8 7 56, 6 5 11 बराबर 2, सॉरी 16, 6 1 7, 3 3 6 2 8, 8 7 56, 6 5 11, इसका डिजिट सम कितना आ गया 2। तो दो डिजिट सम किसका है 9, इसका हो गया 6 3 9 2। देखो 9 किसी में आ गया तो उसको नहीं लेते, 9 9 डिजिट सम मतलब कि 9 में जो भी जोड़ोगे वो करोगे, वो जो जैसे 9 में 2 जोड़ दे 11, कितना डिजिट सम बच गया 2, 9 में 5 जोड़ दिया कितना हो गया 14, कितना हो गया 5। 9 अगर किसी में जुड़ रहा है तो 9 को कंसिडर नहीं करते, जो बचेगा वही डिजिट सम होगा। जैसे यहाँ पे 9 आ गया, इसको हटा दो, 6 2 8 1 9, ये 3 और ये 6 9, ये भी आ गया, कितना बचा डिजिट सम का 2। यहाँ पे 6, यहाँ पे चेक कर लेंगे, ये 9 है, 6 ये 3 और ये 6 9, ये हट गया 2 2 4, इसका डिजिट सम। तो डिजिट सम कितना आ रहा था 2, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट डिजिट से देख लिया, डिजिट सम लगाते ही आंसर इसका आ गया। ठीक है, ये सॉल्व करने की देखो कैलकुलेशन ही, देखो ये बनाना ये करना तो सब बड़ा आसान था। ठीक, इसको कैलकुलेट करना थोड़ा टफ है, उसी में टाइम कंज्यूम होता है, तो उसको कैसे वो करना है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। 40 52 और 12 556 का SCF है। ठीक है, तो इसका देखो 9 और 12, एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जब भी SCF पूछे, इतना बड़ा पूछ दिया, तो सबसे पहले आप ऑप्शन पे गौर करना। 9 और 12, 9 12 का मतलब है कि ये 3 या इसमें 3 का या 9 का डिविजिबल होना चाहिए, ये तभी इनका 9 या 12 इसका वो हो सकता है, SCF हो सकता है। 5 4 9, 9 और 3 का डिविजिबल रूल क्या है, इनका डिजिट सम कर लो, अगर वो 3 से डिविजिबल है तो 3 और 9 से भी डिविजिबल होगा। इसका 5 4 9, इसका डिजिट सम कितना 2, 2 3 या 9 से डिविजिबल है नहीं। इसका कितना आ गया 6 ये और 2 3 9, ये हो गया 7 5 12, ये 3, ये इसका डिजिट सम आ गया। ठीक है, तो ये 9 से तो डिविजिबल नहीं होगा, 12 से हो सकता है, 4 से होगा क्या, 4 में क्या करते हैं लास्ट के 2 डिजिट, 4 से डिविजिबल है, हाँ 13 चक्कू 52, 76 4 51 4 19 चक्कू 76, 4 से डिविजिबल है, तो ये हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 148 भी हो सकता है। अब क्या करेंगे हम, 4 से इसको भाग दे के देख लेते, 4 1 0 13, या सबसे पहले क्या करते हैं 12 से दे के देख लेते हैं। 12 से, ये 4 से भी कट रहा है, 12 से भी कट रहा है, तो ये 12 से एक सेकेंड, 6 3 9, हाँ तो इसका क्या हो गया, ठीक है हाँ। तो इसमें देखो 4 का चांस है, 12 का, तो हाई SCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 4 तो होगा नहीं। जब यहाँ पे 12 दिया तो अगर 12 से दोनों संख्याएं कट रही तो 12 के हाईएस्ट है 4, 4 से बड़ा है, तो 12 के चांस ज़्यादा है, 4 4 भी कट जाएगा। 12 और 148 में देखना है कि दोनों में से कौन होगा। ठीक है, तो अगर इसको 12 से भाग देंगे हम, तो 12 से इसको देने पर क्या लगेगा, 12 3 36, बचा कितना 4,
12 3 36, 5 4 9। 12 से डिविजिबल नहीं है क्या? 4 5 सॉरी 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 सॉरी, ये तो, इसको आप समझ लो, ठीक है। ये तो है 3 से डिविजिबल, लेकिन ये 3 से डिविजिबल नहीं है। क्या हमने बोला है कि दोनों में कॉमन ऐसा होना चाहिए जो 3 या 9 से, तो ये 12 से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो ये ऑप्शन आता है 4 और 48। कितने बचे? 2 ऑप्शन बच गए इसके, 4 और 48। 4 से डिविजिबल है, 4 से ये भी, तो 4 हो सकता है। 148 हो सकता है क्या? 148 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? इसको 4 से गुणा कर दो, 4 तियाँ 12, 4 सत्तर 37। अब आपको ये एक संख्या को चेक कर लेना कि 37 से डिविजिबल है कि नहीं। 37 1 37, 3 बच गया, जीरो, कितना बचा है यहाँ पे? 352। अब 352 37 से डिविजिबल है तो 9 से जाएगा क्या? 9 तियाँ 27, 9 सत्तर 63, 9 तियाँ 27 और 6 33। तो ये कितना? 9 1 19 शेष पर बच रहा है, मतलब 37 से डिविजिबल नहीं है, तो 148 भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचा है 4, 4 ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप लोगों को हो सकता है ये बहुत लेंदी लग रहा हो कि यार बहुत चीज़ें देख सो, लेकिन ये क्या है कि आप अगर इसका आप तरीके से निकालने चले गए, 452 को भाग दोगे इससे 576 से, तो ये आप भाग देते देते पूरा रफ शीट भर दोगे और आंसर भी निकल के आए, शायद ही निकल पाए, या इतना टाइम कंज्यूम कर जाएगा कि आप वैसे ही हो जाओगे, ठीक है। तो जब भी इतना बड़ा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको क्लिक कर क्या करना है? ऑप्शन देखना है, क्या ये 9 4 12 में कौन नहीं हो सकता है? 9 हो सकता है, दोनों में 9 या 3 का डिविजिबल होना चाहिए, नहीं है, जो कि ये 3 से डिविजिबल, ना 9 से ना 3 से। तो जो भी 3 और 9 जहाँ भी शामिल होगा वो यहाँ पे नई बात बनेगी, ठीक है। तो 12 और 9 को हमने ऐसे हटा दिया। अब 4 और 148 में कन्फ्यूज़न था कौन हो सकता है। अब हम 148 से कैसे भाग करेंगे? तो हमने 4 से इसको हमने फैक्टर कर लिया, 4 और 37, ठीक है। तो 4 से तो भाग जा ही रहा है, क्या 37 से भी जा रहा है? तो 37 से एक ही कोई भी ये ऑप्शन, या ये छोटा ऑप्शन ये था ऑप्शन, तो इसको हमने चेक कर लिया, 37 से भाग नहीं जा रहा है, तो मतलब इसका 37 इसका भी 148 भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। तो कौन, एक ही ऑप्शन बच गया जो कि 4 है, 4 ही इसका HCF हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ABC। इस टाइप के क्वेश्चन है, ये चीज़ें है ना कि आपको थॉट प्रोसेस आप खुद प्रैक्टिस करोगे, ऐसे सुनते रहोगे सीखते रहोगे तभी आपकी डेवलप होंगी। अब जैसे मैं क्या पहले से कोई जानता नहीं था ना, मैंने ऐसे मेहनत किया, टीचरों से पढ़ा, देखा, समझा कई टीचरों से, तब हमें भी ये चीज़ें समझ आ गई हैं, हम भी ऐसे अब देखना सीख गए। तो आप भी ऐसे धीरे धीरे करते रहेंगे तो सीख जाएंगे, ठीक है। ABC एक समबाहु त्रिकोण है, समभुज एक समभुज त्रिकोण है जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर की हैं। यदि भुजाओं AB BC के मध्य बिंदु AB BC और CA के मध्य बिंदु क्रमशः PQR हैं, तो PQR त्रिकोण का क्षेत्रफल क्या होगा? एक ये समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। इसकी भुजाएं कितनी हैं? 4 4 4। इसके बारे में एक चीज़ ध्यान रखो, इस पर ये लंब डाल दो ना तो ये बराबर 2 हिस्सों में बट जाता है। इस पर एक और डाल दो, ठीक, और इस पर एक और ऐसे डाल दो, इधर बना लो जैसे ये है। ये माध्यिका के केस में क्या होता है? माध्यिका मतलब कि मध्य बिंदु, इन भुजाओं के मध्य बिंदुओं को ऐसे काट देंगे तो एक 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 6 भागों में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब ये 6 भाग हैं। अब इसमें क्या कर देते हैं, जैसे ये है त्रिभुज हो गया, इसमें इसमें कह रहा है कि इसके मध्य बिंदु इनको इनको मिला दो, तो इनके मिलने से, जैसे ये मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु इसका ये क्या है? ABC, तो ये P और ये हो गया Q, और यहाँ से ये कर देंगे R। तो इनके मिलाने से इनको मिला दो, ये और ये जो त्रिभुज PQR बना इसका एरिया पूछ रहा है। तो टोटल एरिया क्या होता है उसका? √3/4 A², √3/4 इंटू A की वैल्यू क्या है? 4,
तो 16। ठीक है, तो इसका निकल के आएगा 4√3। अब आपको देखना है कि इतने एरिया में कितना कवर हुआ, कितना पोर्शन कवर हुआ। ठीक है, अब हाँ एक और चीज़, जैसे ये है, ये इसका क्या करा, ये इस टाइप में जब भी ऐसे इसके मध्य बिंदु से मिला तो इसको एक 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 इसको 4 भागों में डिवाइड करता है। ऐसे अगर तीनों को मिला दिया इस टाइप से तो ये 6 भाग में डिवाइड करता है, बराबर 6 भाग, इसमें बराबर 6 भाग। तो इसमें किसी का भी पूछेगा आप बता दोगे। ठीक है, और जब इस टाइप से डिवाइड करता है तो ये मध्य बिंदु को मिलाने से बने तो ये 4 बराबर भाग में, 4 बराबर भाग में बांटता है। ठीक है, तो ये इतना है, तो इसका इतने पोर्शन का पूछा, एक पार्ट का, ये 4 पार्ट का है तो एक पार्ट का कितना आ जाएगा, 4√3 डिवाइड बाई 4 बराबर √3 वर्ग सेंटीमीटर ही इसका क्षेत्रफल है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा अच्छे से। ऐसे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर देख रहे हो कितना अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं यूपी पुलिस में भी। ठीक है, तो इनको जब तक आपको थॉट प्रोसेस समझने का तरीका और अच्छे से करने का तरीका नहीं पता होगा तब तक आप इनको सॉल्व तो कर लेंगे लेकिन बहुत टाइम ले लेंगे, जिससे आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाएगा, टाइम बचेगा नहीं, लास्ट में आप परेशान होंगे। जल्दबाजी में बहुत सी चीज़ें गलत भी होती हैं। ठीक है, चलो आज का सेशन थोड़ा लंबा हो गया और मैंने क्या अच्छे से अच्छे समझाने की कोशिश की। आई होप आप सबको समझ आएगा। थैंक यू, जय हिंद सभी को।